नमस्कार दोस्तों, हम यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुर्तगीज़ कंपनी को हमने अच्छे से समझ लिया है। और जब पुर्तगाली कंपनी को पढ़ा था तो साथ में मैंने एक बात बताई थी कि किस तरह से पुर्तगीज़ों को डचों ने लगभग बार कर दिया था और रही सही कसर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी कर दी थी। तो कहने का साफ मतलब था कि पुर्तगीज़ के साथ में ठीक उसके बाद में डच कंपनी का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं डचों के ऊपर। डच हॉलैंड के लोगों को कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड जैसे हम कह सकते हैं। ये भी यूरोप का एक देश है और इन्हीं का पड़ोसी देश है। तो किस तरह से डचों ने इस पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया, किस तरह से इन्होंने भारत में एंट्री करी, किस तरह से इन्होंने पुर्तगालियों को बाहर किया और किस तरह से इनको ब्रिटिशर्स ने बाहर किया, कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते थे, कौन सी फैक्ट्रीज भारत में स्थापित की थी, कौन कौन से वस्तुओं का ये मुख्य रूप से व्यापार करते थे, इन सारी बातों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे शॉर्ट में VOC कहते हैं, वेरिंगडे ओस्टचे इंडिया कंपनी भी हम बोलते हैं उसको। तो भारत में पुर्तगालियों के बाद में आने वाली दूसरी जो कंपनी है वो डच थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स 1612 के आसपास, एग्जैक्टली सन में अब ब्रिटिशर्स में हम बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए 1610-12 के आसपास ब्रिटिशर्स ठीक ठाक तरीके से भारत में आए थे। लेकिन डच 1605 में ही आ गए थे। मसूलीपट्टनम के अंदर 1605 में भारत में पहली डच फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। तो पुर्तगालियों के बाद में आने वाली दूसरी कंपनी है वो डच है। और एक चीज़ और, मैं क्लासेस जो हम ले रहे हैं ना, ये क्रम से ही ले रहे हैं। जिस क्रम में कंपनी भारत में आई उसी क्रम से ले रहे हैं। पहले पुर्तगालीज आए तो पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच। ये क्रम पूछते हैं विद्यार्थियों परीक्षा के अंदर, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। आने का और जाने का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है और क्योंकि ये कोल्ड लू टाइप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो थोड़ी सी आवाज़ में है। और जब लू लगती है ना ऐसे कोल्ड, तो वो 3 दिन तक उसका असर रहता है। 2 दिन बीत चुके, कल तक असर रहेगा थोड़ा थोड़ा। नाक यहाँ से कान जाम हो जाते हैं। आपको तो अच्छे से पता ही है कि लू लगने पे क्लास भी नहीं ली जाती, लेकिन हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स अब जो है वो आएंगे। और वैसे बैठा बैठा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस पढ़ाई होती रहे, थोड़ी बहुत चलती रहे साथ में। नियमितता टूटते ही हमारा काम खराब हो जाता है। व्यक्ति असफल उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। सफलता में सबसे बड़ा कोई कारक होता है तो वो होता है नियमितता। मैं ये मानता हूँ कि भले आप डेली 2 घंटे पढ़ो, बट आपकी पढ़ाई नियमित रूप से होनी चाहिए। आपकी मेमोरी कैसी है, आपको याद कैसा होता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है नियमितता होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा लिमिटेड मटेरियल, और उसको बार बार पढ़ना, ये सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात होती है अभ्यास करना, पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना। ये 3 आवश्यक चीज़ें हैं। फिर ये टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोचिंग्स हो, चाहे आपके बाकी जितनी भी बातें हैं, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ होती है नियमितता, सीमित मटेरियल, बार बार उसका अभ्यास, रिवीजन। और तीसरा अभ्यास। कहने का साफ मतलब है यहाँ पे कि इन सारी चीज़ों से ही हम जो है वो एक प्रकार से सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का साफ मतलब है यहाँ पे कि जब तक हम जो है इन 3-4 चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारे लिए सफलता थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सफल लोग जो होते हैं परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद में वे लोग जो मटेरियल बताते हैं, जनरली वो अपने, एक कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। उसी तरह से जिन्होंने परीक्षाएं पास की है, बड़ा विडंबनापूर्वक कहना पड़ता है मुझे
कि ये लोग पढ़ते अलग किताबें हैं, बताते अलग किताबें हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि मैं एक किताब पढ़ के नौकरी लगी है तो मेरी रेपो घट जाएगी विद्यार्थियों में, ऐसा हर सफल विद्यार्थी स्टूडेंट सोचता है। तब वो क्या करता है, मैंने इस पार्ट के लिए वो पढ़ा, इसके लिए वो पढ़ा, ऐसे करके 20 किताबें बता देता है, जबकि खुद की नौकरी एक एक पुस्तक, दो दो पुस्तकों से लगी है। यद्यपि जब हम पढ़ाते हैं तो ज़रूर हमें 8-10 किताबें देखनी पड़ती है, लेकिन जब हमारी नौकरी लगी थी ना, तब हमने ये किताबें नहीं देखी थी। अब मैं बताऊं, जैसे प्राचीन भारत है, मैं यकीनन आपको बता रहा हूँ, मैंने केसी श्रीवास्तव के अलावा कभी प्राचीन भारत की कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरी नौकरी में उसका एकमात्र योगदान उसी का है। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद फिर तो बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, क्योंकि एक टीचर पढ़ सकता है 10 किताबें, उससे सॉर्ट कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट अगर 10 किताबें पढ़ेगा तो फिर उसको टाइम नहीं मिलता इतना। अब मध्यकाल की अगर बात करूं तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है। मैं एक सामान्य एस के पांडे की किताब लाया था, अपनी नौकरी उसी से लग गई। हालांकि उसमें गलतियां भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, आज तो उससे अच्छी किताबें आ गई, लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और आधुनिक में मैंने यूँ कहिए कि वाणी प्रकाशन तो बाद में लाया, उससे पहले मेरे पास जो किताब थी उसमें एस के पांडे थी एक तो मेरे पास में, ठीक है। तो ये 3 किताबें थी, और वर्ल्ड में तो मैंने जैन माथुर साहब को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था। 16-17 की बात है, ये 15-16 तक, 14-15 तक। फिर मार्केट में बहुत सारी किताबें और आई, तो फिर हमने जब पढ़ाना शुरू किया, ये मेरा फर्स्ट ग्रेड का तीसरा बैच है, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर वगैरह का, कॉलेज का दूसरा। तो उसके बाद हमने प्राचीन में फिर केसी के साथ साथ में 5-7 किताबें और भी देखी। तो पढ़ाने के लिए हम 10 किताबें ज़रूर देखते हैं, लेकिन जब हम हमारी नौकरी की बात करें ना, तो हमने 2-3 किताबें पढ़ी थी। तो उस समय ना सौरभ चौबे आते थे, ना पप्पू सिंह की किताबें थी, ना उस समय आपके आजकल के लेखकों की जो अभी अभी आई है ये थी नहीं। तो इस वजह से हमारे लिए ठीक था कि 2-3 किताबें थी और उसको बार बार पढ़ा हुआ था। अभी अगर बात करें तो मार्केट में खूब सारी किताबें हैं। हालांकि अपने बैच के स्टूडेंट को किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न साफ है कि नेट तक का पेपर हम 80-90% मज़े से फंसा लेंगे, इतनी कट ऑफ किसी में रहती नहीं है। आप जितनी किताबें देख सकते हो मैं सारी देख के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। किताबों से एक्स्ट्रा फिर मैं गूगल पे रिसर्च और करता हूँ, एक एक चीज़ को वेरीफाई करके आप तक प्रस्तुत करता हूँ। अपने बैच के स्टूडेंट को तो किताब के ऊपर अभी जाना भी नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ अपने वीडियोज़ सफिशिएंट है, आपकी नौकरी के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और नौकरी लग जाओ तो मार्केट में दुनिया भर की किताबें ला के लाइब्रेरी बना दो मेरी तरह। तो मैंने लाइब्रेरी नौकरी लगने के बाद बनाई है, पहले मैंने नहीं बनाई, मेरे पास थी भी नहीं किताबें इतनी। तो आज जो किताबें दिख रही है ना, वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, मेरे खुद के पढ़ने के लिए अलग किताबें थी, नौकरियाँ लग गई और अब पढ़ाते हैं तो अब तो देखना पड़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि आज पढ़ाते हैं तो फिर 1000 टाइप के बच्चे होते हैं, कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, फिर उनको सारे फैक्ट एकदम सारी चीज़ें जो अच्छे से विश्लेषित करनी पड़ती है। लेकिन नौकरी के लिए सामान्य किताबों से काम हो जाता था और आज भी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे भ्रमित ना होना मार्केट की हज़ारों किताबों से। लोग क्या बताते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आराम से चीज़ें हो जाती है, आसानी से हो जाती है। जबकि अपने बैच में तो मैंने कह रखा है कि प्रोफेसर से लेके, नेट से लेके, स्कूल लेक्चरर से लेके इतिहास का कोई भी पेपर आपको अपने सिलेक्शन के लिए यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ के कोई टॉप भी करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से बढ़िया तैयार करते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो बात को मैं ख़त्म करता हूँ, तो शुरू करता हूँ। डचों का आगमन। ठीक है, डचों का आगमन। डच कहते हम हॉलैंड निवासियों को, और
हॉलैंड कहते हैं हम इसको, नीदरलैंड भी कहते हैं, या नीदरलैंड निवासी। ठीक है, नीदरलैंड भी अपने यूरोप के अंदर ही है, हम पढ़े भी थे। नीदरलैंड के अंदर हेग है, हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट भी है, हेग में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, वही नीदरलैंड। ठीक है ना, तो नीदरलैंड को हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में कई बार पढ़ा है। तो डचों का आगमन, और डचों के आगमन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी, कंपनी की स्थापना, कि किस तरह से डचों ने कंपनी की स्थापना की। उसके बाद में देखेंगे पूर्वी द्वीप समूहों से व्यापार, समूहों से व्यापार। उसके बाद देखेंगे भारत के साथ, भारत में प्रसार। उसके बाद देखेंगे व्यापार एवं उसकी कार्यप्रणाली। भारत में प्रसार एवं अवसान, कि खत्म भी होगी ना कंपनी भारत के अंदर। ये 4 आयामों पर हम बात करेंगे। ठीक है, कंपनी की स्थापना, पूर्वी द्वीप, पूर्वी द्वीप का मतलब आपके दक्षिणी पूर्वी द्वीप कह सकते हो, इंडोनेशिया क्षेत्र कह सकते हो। सबसे पहले इनका यहाँ प्रसार हुआ और फिर यहाँ से ये भारत में आए, और भारत में ये किस तरह से व्यापार करते थे, कौन सी वस्तुओं का करते थे, कौन से बंदरगाहों का उपयोग होता था, ये सारे आयाम हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कंपनी की स्थापना पे। देखिए, इनकी कंपनी का नाम वीओसी है। ठीक है, और अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये जहाज़ है कंपनी का, और इस जहाज़ के ऊपर ये वीओसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीओसी वेरिंगडे ऑस्टेज कंपनी, ठीक है, एनडीके कंपनी, ये हॉलैंड की भाषा का शब्द है, डच लैंग्वेज। ठीक है, सामान्य शब्दों में हम कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड कंपनी ऑफ डच, जो भी आप उसका नाम दो। तो देखिए, बात को हम शुरू करने जा रहे हैं, और किस तरह से डचों ने काम किया उस पे हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुर्तगालियों ने इद कैप ऑफ गुड होप से लेकर और भारत, इस पूरे क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जमा रखा था, इस पूरे व्यापार पे एकाधिकार जमा रखा था। अब ये जो क्षेत्र है, ये जिसे उस समय बटाविया कहते थे, इंडोनेशिया हम जैसे कहते हैं, ठीक है, जावा, सुमात्रा वगैरह, ये सब इस क्षेत्र में भी मसाले बहुत होते हैं। इस क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्रों में काफ़ी समानता भी है, रेशम से लेके, मसालों से लेके, लोगों से लेके, कई प्रकार की समानताएं हैं। तो डचों ने यहाँ अभियान करने शुरू की। पुर्तगाली 1498 में इधर आ चुके थे, और डचों ने ठीक 100 साल बाद, डचों ने ठीक 100 साल बाद 1595-96 में फ्रेडरिक डी क्या नाम था उसका, ह्यूटन, अब फ्रेडरिक डी ह्यूटन या कार्नेलियस ह्यूस्टन भी बोलते हैं उसको, उसने कैप ऑफ गुड होप से पहला अभियान यहाँ पहुँचा, यहाँ इंडोनेशिया के अंदर। ये बात 1595-96 की है, और 97 में वो वापस हॉलैंड गया। इसके साथ ही इसने सारी सूचनाएं वहाँ दे दी कि ऐसा द्वीप क्षेत्र है जहाँ पर भी बड़ी पैमाने पे, बड़ी मात्रा में मसालों का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा जो है वो, ऐसी सूचना इस व्यक्ति ने जाके वापस दे दी। ठीक है, फ्रेडरिक डी ने, ह्यूस्टन ने वापस जाके सूचना दी। और जब ये सूचना मिलती है हॉलैंड के अंदर, तो हॉलैंड में कई सारी कंपनियों की स्थापना होती है, प्राइवेट कंपनीज थी। और आप मानिए कि
छोटी छोटी कई सारी कंपनियां, मतलब हॉलैंड का मूड जो है इन क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का 1580 से ही चल रहा था। बस ये है कि अभी तक रास्ता बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। 1595 में रास्ता बन गया था, उससे ठीक एक साल पहले 1594 से कंपनियां बननी शुरू हो गई थी। 1594 से लेकर 1602 तक हॉलैंड में 4 बड़ी कंपनियां बनी, जिनका उद्देश्य क्या था, भारत सहित इस पूरे द्वीप क्षेत्रों से मसालों का व्यापार करना, जैसा कि पुर्तगाल यहाँ से कर रहा था। 1602 में डच पार्लियामेंट एस्टेट जनरल में एक चार्टर एक्ट पारित होता है, और चार्टर एक्ट के माध्यम से डच के अंदर वीओसी की स्थापना होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो आप देखिए कि इसकी स्थापना डच पार्लियामेंट के द्वारा की गई। यद्यपि उसमें सारी प्राइवेट कंपनियां ही थी, लेकिन उन सारी कंपनियों को मिला के और एक पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस बनाया, जिसमें पब्लिक का हिस्सा भी था और प्राइवेट का हिस्सा भी था। ठीक है, जैसे हमारे अभी जैसे भारत में सड़कें बनाते हैं ना, तो पीपीपी मोड पे होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार मॉनिटरिंग करती है, प्राइवेट सेक्टर रोड बनाता है, और फिर पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप हो गई, और उसके बाद में फिर वो आपके टोल नाका लगा देते हैं, जहाँ से वो टोल वसूलते हैं, जिससे प्राइवेट कंपनी का खर्चा वसूल हो जाता है। इस तरह की कंपनी बनाई, और इस कंपनी में टोटल 17 डायरेक्टर थे, जिन्हें हेनरी 17 या जेंटलमैन 17 या भद्र पुरुष 17 भी कहा जाता है। ये जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जिसमें कई सारी कंपनियां हो, कई सारे लोगों की पूंजी लगी हुई हो। हिंदी में कहें तो संयुक्त पूंजी उपक्रम था। तो 1602 में इन्होंने संयुक्त पूंजी उपक्रम बना दिया, जिसे हम वीओसी कहते हैं, और इस वीओसी को 21 वर्ष की मोनोपोली दी, अधिकार दिया, एकाधिकार, कि आप इस पूरे क्षेत्र के साथ व्यापार कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र में भूमि का विस्तार कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र में फोर्ट किले बना सकते हैं, आप इस क्षेत्र में सेना या सैन्य बेड़ा अपने पास में रख सकते हैं, आप इस क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं। इतने सारे पावर जो है वो डच पार्लियामेंट ने वीओसी को प्रदान किए। जरूरी भी था, क्योंकि व्यापार करना तो यहाँ पुर्तगालियों से भी लड़ना पड़ेगा, या स्थानीय जावा के लोगों से भी लड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपके और भी कई सारी कंपनियां आएगी तो उनसे भी लड़ना पड़ेगा। तो केवल व्यापारिक अधिकार देने से व्यापार होगा नहीं, व्यापारिक अधिकार के साथ साथ में वहाँ तो छीन के व्यापार लेना है, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे पावर जो है वो डच गवर्नमेंट ने कंपनी को दे दिए, और इसी पावर देने के लिए ही डच पार्लियामेंट से एक्ट लाके इसकी स्थापना की गई। क्योंकि डच से बाहर अगर कोई कंपनी प्रसार करती है, उसको अगर लड़ाई झगड़े की अगर अपन अधिकार देते हैं, तो आप किस हैसियत से अधिकार दे रहे हो। जैसे मान लो भारत का भी टाटा की कंपनी है, अब टाटा को अगर अपन ये अधिकार देना चाहे भारत सरकार कि वहाँ वो सेना रख सकते हैं, वहाँ वो फोर्ट बना सकते हैं, वहाँ वो लड़ाई कर सकते हैं, धर्म का प्रसार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर अपन ऐसे अधिकार कोई देश अपनी कंपनी को दे रहा है, तो उस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के ऑर्डर से होना ज़रूरी है, तभी सरकार उसको अधिकार दे पाएगी। ऐसे अधिकारों के साथ में वीओसी को रवाना किया, और वीओसी ने सबसे पहले इस क्षेत्र में प्रसार करना शुरू किया, इंडोनेशियाई क्षेत्र में। इस क्षेत्र में काफ़ी खासा बटाविया, मलक्का, ये सारे क्षेत्र छोटे छोटे ले लिए थे इन्होंने, और यहाँ से इन्होंने श्रीलंका की ओर एंट्री करनी शुरू की। 1658 में जाफना भी ले लिया, यहाँ से फिर घुसे भारत में, और 1605 में भारत के अंदर पहली कोठी खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर, और फिर 1605 से लेकर और 1759 तक ये भारत में व्यापार करते रहे। इस रास्ते से नहीं करते थे, इस रास्ते से करते थे। यहाँ कपड़े वगैरह खरीदते थे, यहाँ ले जाते थे, इनको कपड़े बेचते थे, यहाँ से मसाले लेते थे और आगे बेचते थे। इनका इस तरह से व्यापार चलता था। 1759 में बेदरा का जो युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, जिसे बैटल ऑफ चिनसुरा भी कहा जाता है, यहाँ पे इस युद्ध में ब्रिटिशर्स से ये पराजित हुए
और पराजित होने के बाद में इनका अवसान होना शुरू हुआ। और 1795 में सर जॉन सोर ने डचों को कंप्लीटली भारत से बाहर निकाल दिया और डचों की जितनी भी फैक्ट्रीज क्षेत्र थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिए। तो इस तरह से 1605 से लेकर 1759 तक इन्होंने भारत में शासन किया, शासन नहीं किया सॉरी, व्यापार किया। डच कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसने केवल भारत में व्यापार ही किया था, न धर्म प्रचार का काम किया, न पॉलिटिकल काम किया, केवल और केवल व्यापार कर रहे थे। ये इनके पतन का कारण भी बना, क्योंकि राजनीति नहीं करने के कारण इनके पास राजनीतिक पावर नहीं थी जो ब्रिटिशर्स के पास में थे, और इस वजह से भी वो थोड़े से अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से कमजोर रह गए थे। तो इस तरह से इन्होंने भारत में व्यापार किया। तो अब देखिए आप, तो कंपनी की स्थापना की बात की हमने, पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार और भारत में प्रसार एवं अवसान, ये चीजें हमने अभी शॉर्ट में समझी। अब मैं आपको इसको लिखवाना शुरू कर रहा हूं। अब बात को हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की स्थापना के बारे में। तो इसी वीओसी में हम इसको ले रहे हैं, स्थापना। ठीक है। 1595 में से 1597 तक डच नागरिक फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन, ठीक है, जैसे कई जगह किताबों में कार्निलिया भी लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ, बाकी ओरिजिनल नाम इसका फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन ही था। पहला नागरिक बना, पहला डच नागरिक था तक ह्यूटमैन ने सुमात्रा, बेंटन सुमात्रा, बेंटन एवं सुमात्रा, ये इंडोनेशिया में है दोनों, बेंटन व सुमात्रा, ठीक है। बेंटन आया हुआ जावा के अंदर, इसे अपन इंडोनेशिया लिख रहे हैं, की यात्रा की। यह प्रथम डच नागरिक था जिसने दक्षिणी पूर्वी द्वीपों की यात्रा की या इस क्षेत्र की यात्रा की, क्षेत्र की यात्रा की, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है कि पहला डच अभियान जो है या डच व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र की यात्रा की, कौन था? फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन था, और 1595 से 97 के बीच में यात्रा हुई थी, और कैप ऑफ गुड होप के रास्ते हुई थी, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये आपके इस पूरे क्षेत्र में आया था, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। आगे देखिए क्या होगा। अब ये यात्रा तो हो गई, अब
इससे पहले क्या हुआ था? 1594 से 1602 के मध्य हॉलैंड में कई व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई। जिनका उद्देश्य पूर्व मतलब भारत वगैरह, ये सब पूर्व के साथ व्यापार करना था। ठीक है, तो कई सारी कंपनी जो है वो स्थापित हुई, जिनका अल्टीमेट टारगेट क्या था कि पूर्वी क्षेत्रों के साथ में व्यापार करना, क्योंकि ये व्यापार जो है पुर्तगाली लोग कर रहे थे और अब यूरोप के बाकी देश भी ये व्यापार करना चाह रहे थे। अब आगे देखो क्या हुआ। मार्च 1602 में डच स्टेट जनरल या संसद कह दो, जनरल ने एक चार्टर द्वारा या अधिनियम द्वारा चार्टर द्वारा 1602 से पूर्व की सभी मुख्य कंपनियों को व्यापारिक कंपनियों 4 मुख्य थी, है ना, कंपनियों को मिलाकर VOC, जिसे हम कहते हैं वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिगे कंपनी, VOC की स्थापना की, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी व यूनाइटेड का मतलब होता है कि 2-4 कंपनियों को मिलाकर कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसे यूनाइटेड कहते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, यूनाइटेड इंडिया कंपनी नाम दिया गया। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए कब की ये स्थापना? मार्च 1602 के अंदर। ठीक है, एक अधिनियम के द्वारा की गई है और सभी को मिला के इसका नाम क्या दिया है? VOC भी कहते हैं हम इसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, इसको यूनाइटेड इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कुल मिला के कई सारे इसके नाम दिए गए। तो ये सारे इसके नाम हैं जो अंग्रेजी में हम अलग बोलते हैं, डच में अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से VOC की क्या हुई है? वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब इस कंपनी का ये लोगो है जो इसके मैप पे रहता है, VOC, वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिया और कंपनी, वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिया कंपनी, ये VOC कंपनी का नाम है जो कि संसद के चार्टर के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, आगे देखिए। अब जब ये कंपनी स्थापित कर ली गई
तो निश्चित रूप से उस कंपनी को कई सारे अधिकार दिए गए। ठीक है, वो सारी बात हम देखते हैं। इस कंपनी में, यह कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी थी, मतलब जॉइंट वेंचर थी, संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जिसमें कई सारे नागरिकों का धन था। ठीक है, इसमें कुल 17 डायरेक्टर थे। कितने? 17 निर्देशक थे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमने ये संयुक्त पूंजी उपक्रम लिखा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, हम आगे ये पढ़ेंगे। एक सवाल ऐसे भी आता है कि भारत में कौन सी यूरोपियन कंपनी प्रथम थी जो संयुक्त उपक्रम था या संयुक्त पूंजी उपक्रम था। तो भारत में व्यापार करने वाली पहली संयुक्त पूंजी उपक्रम कंपनी वीओसी थी। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये बात लिखवाई आपको। इसमें 17 डायरेक्टर थे। कितने? 17 डायरेक्टर थे। इन 17 डायरेक्टर को 17 जेंटलमैन भी कहा जाता है, 17 भद्र पुरुष भी कहा जाता है। हीरेन 17 बोलते हैं इन्हें। हीरेन 17 अथवा जेंटलमैन 17 अथवा लॉर्ड 17 भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस कंपनी की खास बात क्या थी? इस कंपनी में 17 डायरेक्टर थे, जिन्हें जेंटलमैन 17 वगैरह वगैरह, जो भी आपको भद्रजन 17 जो भी नाम दो आप, ये सारे नाम लिए जाते हैं। इसमें 65 लाख गिल्डर पूंजी लगी थी। कितनी? 65 लाख गिल्डर। गिल्डर हॉलैंड की उस समय मुद्रा थी। गिल्डर पूंजी लगी थी। इस आधार पर यह उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। 65 लाख गिल्डर कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था उस समय। तो इस प्रकार ये उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। इतनी बड़ी कंपनी उस समय पूरे यूरोप में और कहीं पर भी नहीं थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। ये वीओसी में एक ए और दिख रहा है। इस ए का मतलब है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो कि उस समय वीओसी के 2 कार्यालय थे। एक एम्स्टर्डम में था हॉलैंड के अंदर, एक आपके बटेविया में था, बटेविया इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, इसके 2 कार्यालय थे, उसको भी हम आगे लिख रहे हैं। इसके 2 कार्यालय थे, हेडक्वार्टर थे, एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड और दूसरा बटेविया इंडोनेशिया। ठीक है, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। इस तरह से इसके 2 हेडक्वार्टर थे। अब देखिए, डच संसद ने इसको कई अधिकार दिए। संसद ने कंपनी को निम्न अधिकार दिए।
ठीक है। अब कंपनी को कई सारे अधिकार दिए, मैं अगर एक एक कहूँ तो देखो, कैप ऑफ गुड होप से लेकर कैप ऑफ गुड होप से बटेविया तक व्यापार हेतु 21 वर्ष की मोनोपोली दी है। मोनोपोली का मतलब होता है विद्यार्थियों एकाधिकार, कि 21 वर्ष तक आपकी इस स्थान से लेकर यहां से लेकर और ये यहां तक पूरे क्षेत्र में कभी हॉलैंड की दूसरी कंपनी नहीं आएगी। 21 साल तक आप ही व्यापार करो, ठीक है। इसके बदले कंपनी टैक्स वगैरह है वो सरकार को देती थी, ठीक है। तो 21 वर्ष का मोनोपोली अधिकार दिया। दूसरा क्या अधिकार दिया? दुर्गीकरण करने, फोर्टिफिकेशन, किले बनाने, दुर्गीकरण करने, भूमि विस्तार करने, भूमि विस्तार, युद्ध करने, जहाजी सैन्य बेड़ा पास में रखने, दूसरे कंपनियों के साथ में संधियां करने जैसे अधिकार दिए गए। अब दूसरी कंपनियों के अधिकार दिए गए। दूसरी कंपनियों से संधियों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे डच कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के आपस में अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो डच कंपनी उनके साथ में संधि कर सकती थी, एग्रीमेंट कर सकती थी, ठीक है। लड़ाई कर सकती थी, संधि कर सकती थी, युद्ध में भाग ले सकती थी, सेना रख सकती थी, भूमि विस्तार कर सकती थी, फोर्टिफिकेशन कर सकती थी और व्यापार तो कर ही सकती थी। ये सारे अधिकार जो है ये डच पार्लियामेंट ने किसको दिए थे? वीओसी को दिए थे। इसलिए वीओसी को काफ़ी पावरफुल कंपनी बना के इन्होंने जो है वो वहाँ पे भेजा था। तो ये एक प्रकार से आप समझिए कि इस तरह से ये कंपनी का स्थापना का पूरा मैटर था, ठीक है। तो आप ये 4 बातें लिखोगे तो आपको कंपनी की स्थापना की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। जॉइंट वेंचर था, कई लोगों का पैसा लगा था, 21 वर्ष तक अधिकार दिया गया था और 17 डायरेक्टर थे, जैसे 17 जेंटलमैन वगैरह बोलते थे, और ये सारी बातें इसमें शामिल थी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, पूर्वी द्वीप समूह में इसने किस तरह से अपना व्यापार शुरू किया। यद्यपि अपने को ध्यान भारत का रखना है, फिर भी हम ये समझेंगे तभी हमारे को डच कंपनी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। बात ज़रूरी इसलिए भी है, ज़रूरी इसलिए भी है कि जब तक इनका इस क्षेत्र का विस्तार नहीं समझेंगे तब तक भारतीय विस्तार ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हेडिंग दे रहा हूं, वीओसी का पूर्व में विस्तार, ठीक है। पूर्व लिखूं तब आप समझ जाया करो कि बात किस क्षेत्र की हो रही है। बात हो रही है आपके इस पूरे एरिया की, और फिर भारत में हम अलग से ले रहे हैं, बाकी भारत भी पूर्व में आ जाता था। इधर यूरोप आया हुआ है ना, तो ये पूरे क्षेत्र जो है ये पूर्व में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वीओसी का पूर्व में विस्तार कैसे हुआ। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वीओसी को जब 1602 में स्थापित किया तो इनका एक अभियान जो है वो आपके इधर आता है बटाविया की तरफ। अब बटाविया की तरफ जब अभियान आया तो पुर्तगालियों से सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बेंटन जीता, फिर बटाविया जीता, फिर आपके अम्बायाना जीता, ये सारे क्षेत्र जीतने शुरू किए, ठीक है। और एक एक करके यहाँ पे प्रसार होना शुरू हो गया। देखिए क्या हुआ, 1602 में
पुर्तगालियों से बेंटन क्षेत्र जीता। ये बेंटन भी वहां पे जावा में है, जावा इंडोनेशिया, बेंटम क्षेत्र चीना। ठीक है, बेंटम ले लिया। उसके बाद में इन्होंने 1605 में अम्बोयन भी यहीं पे है इंडोनेशिया के अंदर, अम्बोयन चीना। अम्बोयन के अंदर जापानी भी थे और इंग्लैंड के लोग भी आ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अम्बोयन का हत्याकांड भी हुआ था। इस हत्याकांड में ब्रिटिशर्स और जापानी मारे गए थे। लगभग 20 लोग क्रूर हत्या करी गई डच गवर्नर के द्वारा। यह आरोप लगाया गया कि अम्बोयन के अंदर जापानी और ब्रिटिशर्स षड्यंत्र करके डच कंपनी को बाहर निकालना चाहते हैं, और इस षड्यंत्र को जो होना था ऐसी संभावना जताकर 10 अंग्रेज और 9 जापानियों को क्रूर तरीके से मार दिया गया। इसे अम्बोयन हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद में ब्रिटिश और डच कंपनी के बीच में, सरकारों के बीच में विवाद हुआ और हर्जाने के तौर पे कुछ राशि जो है वो डचों को, ब्रिटेन को देनी पड़ी थी, लेकिन अम्बोयन इनके पास में ही रहा। ठीक है, अम्बोयन छीना। और यहाँ पे देखिए, जब इन्होंने अम्बोयन छीना में अम्बोयन हत्याकांड हुआ। हत्याकांड जिसमें डच गवर्नर ने, डच जी लिख रहा हूं, गवर्नर ने ब्रिटिश व जापानी सैनिकों को मारा था। जापानी सैनिकों की हत्या की। ठीक है, अब जब ये हत्या की तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, और अंत में डच सरकार ने 8500 पाउंड ब्रिटेन को दिए। 8500 पाउंड ब्रिटेन को कॉम्पनसेट के रूप में दिए, क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। पूर्ति हेतु दिए। में दिए। ठीक है, ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। तो ये अम्बोयन द्वीप छीना। इसी समय आपके बटाविया, जिसे अपन आजकल जकार्ता कहते हैं, इस जकार्ता पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया और बटाविया नगर बसाया था। ये बात 1619 की है, जब इन्होंने बटाविया छीना था। किससे? पुर्तगालियों से छीना था, और यहीं पर एक बस्ती के रूप में इसकी स्थापना की 1619 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लेते हैं। 1619 में बटाविया, जिसे हम आजकल जकार्ता कहते हैं, बटाविया पुर्तगालियों से छीना, तथा यहां बस्ती स्थापित की। यहां डच बस्ती बनाई। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो गया। फिर बाद में इन्होंने मलक्का भी ले लिया 1641 से। पिछली क्लास में मैं लिखा भी था 1641 ही है ना। हाँ, पिछली क्लास में जो सन लिखा वो सही है, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ कन्फ्यूज हो गया हूँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए ना, तो पिछली क्लास वाला मलक्का में जो हमने लिखा वो सही लिखा है। जाफना ले लिया, श्रीलंका,
ठीक है, वो था आपके 1658, ठीक है, जो भी है। ये दोनों सन पिछली क्लास वाले सही थे, अगर मिस मैच हो जाए तो, नहीं तो दोनों सेम है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो मलक्का गया, जाफना गया, इस तरह से ये सारे क्षेत्र इसने छीन लिए और यहाँ पर पुर्तगालियों का स्थान जो है वो डचों ने ले लिया था। तो डचों का स्टार्ट जो है वो आपके कहाँ पे हुआ था? डचों का स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, डचों का स्टार्ट यहाँ से हुआ था। डचों ने अपना कार्य यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। भारत में नहीं कर सकते थे उस समय, क्योंकि भारत में उस समय पुर्तगालियों का एकाधिकार था और सीधे तौर पे पुर्तगालियों से टक्कर लेना इतना आसान कार्य उस समय डचों के लिए नहीं था। तो फिर इन्होंने 1658 तक तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ठीक है नॉर्मल काम करते रहे। 1658 तक क्या, सॉरी, स्टार्टिंग में 1620-25 तक। फिर धीरे धीरे ये भारत में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। तो अब देखो आप, ये बात तो हो गई यहाँ पे। अब मैं बात शुरू करूँगा भारत के साथ में कि भारत के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ये एक लाइन लास्ट में ऐड कर देते हैं कि इस प्रकार डचों ने पूर्वी द्वीपों पर को अपने कब्जे में लेकर काली मिर्च सहित गरम मसालों के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब देखो तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि भारत में किस तरह से प्रसार हुआ, ये बात हो गई कंप्लीट। अब आते हैं भारत में इन्होंने किस तरह से प्रसार किया और किस तरह से भारत में इनका अवसान हुआ। यहाँ पे आइए, ये मैप बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं आपको पट्टी कर करके समझाता हूँ। ये है मसूलीपट्टनम। इनके पीछे के सन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सन लगभग सारे गलत लिखे हुए हैं इसमें, मैं सन आपको सही लिखवाऊंगा। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की, ठीक है। फिर आपके कई सारी जगह पे और भी, चाहे वो पुलिकट हो, चाहे वो आपके ये नेगापट्टनम हो, ठीक है, चाहे वो आपके जाफना हो, इन सारे क्षेत्रों में। इस साइड में भी इन्होंने यूँ कहिए कि कोचीन में अपना काम किया था, कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा आपके गुजरात में कई सारे इलाकों में की, और अगर अपन देखें तो इन्होंने चिनसुरा, यहाँ पे भी कोठियाँ स्थापित की बंगाल के अंदर, ठीक है। इधर आगरा वगैरह में भी कोठियाँ स्थापित की। तो कोठी मतलब फैक्ट्री टाइप से। तो कई सारे स्थानों पे इन्होंने अपना काम शुरू किया, ठीक है। अपन एक एक को देखते हैं, इस मैप के साथ में देखते हैं। भारत में वीओसी का विस्तार। का भारत में प्रसार व अवसान, ठीक है। अब देखिए हम इसको मैप के सहारे भी समझ सकते हैं। मैप में ही ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो मैप में सबसे पहले आते मसूलीपट्टनम पे। ये इलाका जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रहा मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये
मसूलीपट्टनम, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी भी रही है और डच कंपनी भी रही है। ठीक है, अब देखिए हम मसूलीपट्टनम को सबसे पहले समझते हैं, यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि 1605 में भारत में पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जैसे मछलीपट्टनम भी आजकल लिखते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर है। पट्टनम में पहली बार भारत में डच फैक्ट्री जिसे हम सामान्य शब्दों में कोठी भी लिखते हैं, तो पहली जो कोठी थी वो आपकी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है, और ये कोठी में पीटर येयस्क के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, ये आदमी डेल्फी नामक नाव लेकर यहां पे आया था और फिर जम गया यहीं पे। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखनी है कि भारत में पहली डच कोठी जो है वो कब स्थापित हुई थी और इसको किसने स्थापित किया था, ये सवाल विद्यार्थियों बन सकता है। ठीक है, तो भारत में पहली कोठी जो है ये डच की मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। इसके बाद में आप अगर देखोगे तो कई सारी कोठियां स्थापित हुई, लेकिन 1610 में ये आप स्थान जो देख रहे हैं पुलिकट, ठीक है, ये पुलिकट जो देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1610 के अंदर यहाँ पे एक कोठी स्थापित की गई और कोरोमंडल तट, भारत का जो पूर्वी तट है, ऐसे नीचे वाले भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं, तो 1610 में कोरोमंडल तट का व्यापार का मुख्य केंद्र पुलिकट था। पुलिकट झील भी है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में आई हुई है, जिसका 83% हिस्सा जो है वो आंध्रा में है और 17% हिस्सा तमिलनाडु में माना जाता है। ठीक है, तो इस पुलिकट में 1610 में इन्होंने एक फोर्ट स्थापित किया और यहाँ से कोरोमंडल तट का मेन केंद्र था और यहीं से सारा कपड़ा जो है ये आपके इधर से इधर जाता था इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया से मसाले खरीद के ये ले जाते थे, आपके हॉलैंड ले जाते थे। तो मसूलीपट्टनम जितना महत्वपूर्ण है उतना का उतना महत्वपूर्ण आपके पुलिकट भी है। ठीक है, तो पुलिकट का ध्यान रखना है और मसूलीपट्टनम का भी ध्यान रखना है। तो अब मैं बात करता हूं कि पुलिकट में एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, तो पुलिकट में क्या हुआ, ठीक है, मैं ऊपर ले रहा हूं पुलिकट को, यहां पे आ जाएगा। वैसे 1610 में पुलिकट में फोर्ट गैल्ड्रिया स्थापित किया गया। यह कोरोमंडल तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, डच व्यापारिक केंद्र था। यहां से वस्त्र निर्यात होते थे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि
ये है आपकी पुलिकट, ठीक है। तो पुलिकट का ध्यान रखना। और मसूलीपट्टनम 1690 तक पुलिकट आपके इनका मेन केंद्र रहा कोरोमंडल तट के ऊपर। 1690 में देखो स्टूडेंट क्या हुआ, ये जो नेगापट्टनम है ये मेन केंद्र बना। कब? 1690 के बाद। 1610 से 90 तक पुलिकट केंद्र रहा। और इसको मैं इस साइड में ले लेता हूं, या जगह उधर ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। 1690 में पुलिकट का स्थान नेगापट्टनम ने लिया। पट्टनम ने लिया, ठीक है। यहां पर अब नेगापट्टनम 1690 का नहीं था, नेगापट्टनम ने तो स्थान लिया था, बल्कि नेगापट्टनम 1658 में फ्रांसिस अधिपत्य में आ गया था। इसके डच अधिपत्य में। यहाँ पर 1658 में डच कोठी स्थापित हो गई थी। स्थापित हुई, ठीक है। तो देखिए आप, ये तीनों इलाके आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार हाईलाइट करके बता रहा हूं, ठीक है। ये तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहली कोठी कहाँ स्थापित होती है, मछलीपट्टनम में। उसके बाद में दूसरी जो कोठी थी, वो दूसरी तीसरी कोठी का कोई महत्व नहीं है। पहली कोठी मछलीपट्टनम में, उसके बाद में पुलिकट इन्होंने केंद्र बनाया, और पुलिकट का स्थान किसने लिया, नेगापट्टनम ने 1690 के अंदर। ये तीन इलाके बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूर्वी तटों के ऊपर। ये अभी तक मैं सिर्फ यहीं पे चल रहा हूँ, अभी बहुत सारी और भी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी मेन फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अपन पश्चिमी तटों की बात करें तो यहाँ पे कोचीन और आपके कन्नौर, एक सेकेंड, ये था आपके कोचीन, यहाँ पे कोचीन भी पूर्वी पश्चिमी तट पे महत्वपूर्ण बंदरगाह हो चुका था इनका, और इन्होंने 1663 में कोचीन पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 63 में कोचीन प्रमुख डच केंद्र बन गया था। देखो कोचीन का याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये कि कोचीन पहले किसके अधीन था, कोचीन पुर्तगाल के अधीन था। किसके? पुर्तगाल के अधीन था। और पुर्तगालियों ने यहाँ पे फोर्ट एमानुएल बनाया था, एमानुएल, ठीक है, बनाया था। फिर पुर्तगालियों से छीना किसने? डचों ने। तत्पश्चात पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। डचों ने छीन लिया यहां पर 1741 में, 1714 में
फोर्ट विलियम बनाया। ठीक है, फोर्ट विलियम स्थापित किया। जिसे चैतुआ किला भी कहते हैं, जिसे चैतुआ फोर्ट भी कहते हैं। चैतुआ फोर्ट कहते हैं। ठीक है, चैतुआ फोर्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ मैं। फोर्ट विलियम, चैतुआ फोर्ट कह सकते हो, क्योंकि फोर्ट विलियम आपको कलकत्ता में भी कंफ्यूज करेगा, वहाँ पे भी फोर्ट विलियम है, बट वो अंग्रेज़ों का था, इंग्लैंड वालों का था। ठीक है, तो ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हैदर और टीपू ने 18वीं शताब्दी में इनसे छीन लिया। हैदर व टीपू ने कोची लिया और फिर 1814 में ये ब्रिटेन के अधीन हो गया। फिर यहीं रहा इसके पास ही, ब्रिटेन के अधीन। फिर वो आज़ादी तक इसके पास ही रहा, आज़ादी तक रहा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कोचीन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से मैंने ये चारों नगर जो थे, चारों के अलावा अब थोड़ा सा एक चिनसुरा और महत्वपूर्ण रहा है। जो मैं महत्वपूर्ण नगर है उनके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछे जाते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये किला कई बार पूछा जाता है, फोर्ट एमानुअल, फोर्ट विलियम, फोर्ट गैल्डरिया, है ना, इस टाइप से इनका ध्यान रखना आप। नेगापट्टनम वाला फोर्ट भी है एक, नेगापट्टनम में फोर्ट विप्सनेन, यहाँ का फोर्ट था, उसका नाम क्या था, विप्सनेन, फोर्ट विप्सनेन। ये नेगापट्टनम का फोर्ट, इसका फोर्ट हो गया, इसका फोर्ट हो गया, इसके फोर्ट का नाम था ही नहीं, और इसका फोर्ट हो गया। ठीक है, वह मैन स्थानों पे बात चल रही है। और कहाँ कहाँ कोठियाँ स्थापित की, देखिए आप। ये स्थान खाली रह रहा है, कोई बात नहीं, खाली है तो है, या अपन उसको देख लेते हैं बाद में। ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ हेडिंग दे देते हैं, VOC का भारत में प्रसार। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स आ गए, ये बातें आ गई। और अब देखिए आगे, अब भारत में प्रसार की अगर आगे बात करें हम, तो कई सारे और स्थान भी थे। अब अभी तक जो हमने देखे वो कुछ मेन बिंदुओं पे हमने बात करी कि कहाँ कहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब पश्चिमी तट पे कौन कौन से शेष हैं, तो हम अभी थोड़ा सा इन पश्चिमी तटों पे बात कर लेते हैं। एक और मैप मैं मेरे हिसाब से बना लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे पिपली, कौन सा स्थान, पिपली स्थान, पिपली स्थान। देखो ये स्थान है आपके, अगर आप इसको मैप में देखना चाहो तो ये पिपली है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे पिपली आया हुआ है, और उस समय यह बंगाल का भाग हुआ करता था। और यहाँ पर यूँ कहिए कि पहली
बंगाल के अंदर पहली कोठी पीपली में स्थापित की 1627। फिर पीपली से निकल गए और बालासोर उड़ीसा में आ गए। ठीक है, बालासोर में आ गए और बालासोर से फिर ये आपके पटना की तरफ जाते हैं। पटना में रहते हैं 1632 में। 1638 में पटना की फैक्ट्री बंद हो गई। बीच में थोड़े समय के लिए कासिम बाज़ार में भी आए और इस समय फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद इन्होंने इस समय के लिए मामला बंद कर दिया। फिर 1653 से चिनसुरा, ठीक है, चिनसुरा आपकी यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं आगे उस मैप में है हमारे पास में, वहाँ आ गई ये। ठीक है, तो मैं पीपली की बातें यहाँ पे लिख लेता हूँ। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली में 1627 में स्थापित की गई। ठीक है, कब? 1627 में स्थापित की गई पीपली के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पीपली सामान्य शब्द नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पीपली का सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ से बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री स्थानांतरित की। ठीक है, और बालासोर से फिर आगे पटना की ओर जाते हैं और फिर पटना से आगे जाते हैं। ठीक है, बालासोर, फिर बालासोर से कहाँ जाते हैं? पटना। तत्पश्चात 1632 में पटना में स्थानांतरित की, जिसे 1638 में बंद कर दी। बंद कर दी गई। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक व्यापार है वो हो नहीं रहा था और ऐसी स्थिति में बंद करने में ही फायदा था। ठीक है, तो देखो पहली डच फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पे स्थापित हुई थी? पीपली में, बालासोर गए और पटना गए। इन तीनों स्थानों पे फैक्ट्री है वो स्थापित होती है। इनकी ऐसे सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे डच फैक्ट्री थी या नहीं थी, इस टाइप से प्रश्न है वो बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, कर दी गई। तत्पश्चात कासिम बाजार में भी खोली थी बंगाल में भी प्रयास किया गया। ठीक है, एक तो बात ये हो गई पीपली की। इसके साथ साथ में ये श्रीलंका हो जाएगा ना। और कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित हुई? चिनसुरा को मैं सबसे लास्ट में ला रहा हूँ और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज मैं और बता देता हूँ। इस साइड में भी सूरत में स्थापित हुई 1616 के अंदर। कैम्बे की खाड़ी, ये भी गुजरात के अंदर है, यहाँ 1620 में स्थापित हुई। और इसके साथ साथ में सूरत, कैम्बे और पिपली हो गया। ठीक है, और कन्नानूर भी प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ आपके भड़ोच, अहमदाबाद, ठीक है, भड़ोच, अहमदाबाद और कोचिन हो गया, नागापट्टनम हो गया, में भी फैक्ट्री स्थापित की, कोठी स्थापित की। ठीक है, पीपली हो गया। हाँ, एक भीमुलीपट्टनम में भी थी। भीमुलीपट्टनम यहीं पे है,
भीमुली पट्टनम। देखो इस कई किताबों ने इसको विमली पट्टनम लिखा है। बेसिकली ये भीमली पट्टनम है। भीमुली भीमा नदी के कारण इसका नाम भीमुली पट्टनम हो रखा है। ठीक है, तो ये भीमुली पट्टनम में भी इन्होंने एक कोठी स्थापित की थी। और देखिए, ठीक है, भीमुली पट्टनम। अब भीमा नदी के कारण इसका नाम भीमुली पट्टनम है। भीमा नदी है यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर इसको आपको मैप में दिखाऊं तो नागपट्टनम है, भीमुली पट्टनम इसमें आया नहीं, इसमें भी शायद नहीं है। विशाखापट्टनम के पास में ही है, तो नहीं है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ है नहीं। तो भीमा नदी का किनारा होने के कारण इसको अपन भीमुली पट्टनम कहते हैं। और 1641 में इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, ये स्थापित कर ली थी। भीमुली पट्टनम हो गया, पीपली हो गया, करईकाल। करईकाल में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और करईकाल, भीमुली पट्टनम, मुसलीपट्टनम, ये सारे मुख्य मुख्य कोठियाँ थी ये। और वैसे भी हम मुख्य मुख्य कोठियों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इवन इन्होंने एक आगरा में भी स्थापित की थी। आगरा में भी 1621 के अंदर। ठीक है, तो कई सारी जगहों पे इन्होंने कोठियाँ स्थापित की थी। और इन सारी कोठियाँ जो है ये व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होती थी और व्यापार में भाग लेती थी। ठीक है, ढाका में भी ये कोठी की थी 1660 के आसपास। इसके अलावा बंगाल के अंदर मालदा में भी इनकी कोठी थी। ठीक है, मालदा, ढाका, आगरा, करईकाल, मछलीपट्टनम, है ना, पीपली, ये सारे स्थान जो है ये ऐसे स्थान थे जहाँ पे इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित कर रखी थी। ठीक है, अब ये मेन तो सारे लगभग हो गए। पेटापोली, एक पेटापोली और भी था, बस अब खूब है। अब लास्ट में एक चिनसुरा का देख लेते हैं, उसके बाद में कोठियाँ पूरी हो जाएगी। ये दो स्थान शेष बचे हैं जो हमें जानने हैं। ये चिनसुरा की कोठी है और हुगली चिनसुरा, ये बंगाल की महत्वपूर्ण पहली कोठी थी। वैसे पहली कोठी नहीं थी, महत्वपूर्ण पहली कोठी थी। यहाँ पे उन्होंने दुर्गीकरण किया था, गुस्तोव फोर्ट बनाया था, ये जो आप चित्र देख रहे हो। और इसी फोर्ट के जरिए इन्होंने पहली बार आपके बंगाल से अपना व्यापारिक कार्य प्रॉपर तरीके से शुरू किया था। ठीक है ना, और इसके जस्ट पास में हुगली नदी है और हुगली नदी पर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी। तो ब्रिटेन के ठीक सामने चिनसुरा फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। और यहीं पर वेडेरा का युद्ध हुआ और उसी युद्ध में कंपनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। एक तो बात ये, दूसरी बात ट्रावनकोर। ट्रावनकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा, हिंदू शासक थे और इन्होंने डचों को बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्री और अपन पढ़ लेते हैं। अगर इनके अपन क्रम दें ना, तो हमने ये चार तो ये लिख ली है, और 4, 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 ये हो गई, 15 हो गई। अब मैं 16 नंबर की फैक्ट्री डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये 17 नंबर भी हो जाए ना तो आप लोड मत लेना कि सर आपने ऐसे कैसे लिखा दिया, ये वो मत करना ना। तो अब है हमारे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री कौन सी थी, उस पर हम बात करते हैं। चिनसुरा, चिनसुरा हुगली। ठीक है, चिनसुरा हुगली बंगाल हो जाएगा ये। अब देखोगे आप यहाँ पे चिनसुरा हुगली के बारे में। अब देखिए यहाँ सबसे खास बात क्या थी, अब यहाँ पे डचों को
डचों को किलेबंदी का अधिकार मिला। किलेबंदी का अधिकार मिला। और जब इनको किलेबंदी का अधिकार मिला तो इन्होंने तो चिनसुरा में फोर्ट गुस्ताव गुस्ताव 1665 लिखा हुआ है, 65 में बनाया, जबकि कोठी 1653 में ही बना दी थी, जबकि कोठी कब बनाई थी? 1653 में बना दी थी। कोर्ट का जो नाम है फोर्ट का, ये आपके गुस्ताव, विलियम गुस्ताव यहाँ के गवर्नर आए थे बाद में 1740 के आसपास। इस समय नामकरण इसका बाद में हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं। नामकरण 1742 में। में गवर्नर फोर्ट गुस्ताव के नाम पे, सॉरी विलियम गुस्ताव के नाम पे। विलियम गुस्ताव के नाम पर। नाम पर हुआ। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे 1600 ये जो बात कर रहे हैं ना, फोर्ट गुस्ताव की बात हो रही है, और इनको जो किलेबंदी का जो अधिकार है ये मुगलों से मिला था। इसमें अगर मैं एक नोट करके बात बताऊं आपको, तो औरंगजेब ने इनको कहा था कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर सकते हो, बशर्ते आपको 3.5% चुंगी देनी पड़ेगी और आप दुर्गीकरण भी कर सकते हो। तो उसके बाद इन्होंने ये दुर्गीकरण किया था 1665 के अंदर। ठीक है, तो 1663 में औरंगजेब ने 3.5% चुंगी के साथ डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार की अनुमति किलेबंदी की अनुमति दी थी। फिर जब बहादुर शाह शासक बना तो उसने वो 3.5 की जगह 2.5% कर दिया। चुंगी दर 2.5% किया। ठीक है, उसके बाद में फोर्ट गुस्ताव बना था। ये फोर्टिफिकेशन जब हुआ तो इसके बाद आप कह सकते हो कि पहली बार व्यवस्थित रूप में बंगाल में यूं कहिए कि व्यापारिक कार्य डचों ने शुरू किया था। तो इस फोर्ट की स्थापना के बाद पहली बार व्यवस्थित रूप से बंगाल से व्यापार आरंभ हुआ। ठीक है, ये डचों का व्यापार आरंभ हुआ। तो चिनसुरा और हुगली की जो फैक्ट्री थी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी। आगे देखो क्या हुआ। ये बात 1650 से 70 के बीच की बातें थी।
इसके ठीक 100 साल बाद में, अब 100 साल तक ये व्यापार करते रहे यहाँ पे, ठीक 100 साल बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1757-58 के अंदर, 57 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में मीर जाफर क्या चाहता था, मीर जाफर ने क्या किया, इंग्लैंड वालों को इस हुगली से भगाने के लिए मीर जाफर ने डचों से सीक्रेट बात करनी शुरू की, नेगोशिएशन स्टार्ट किया। बात ये थी कि डच और मीर जाफर मिलकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएंगे, बंगाल से भगाएंगे, एक्सपेल कर देंगे यहाँ से, ये बात शुरू हुई थी। अब डचों ने क्या किया, ये बात बटेविया इंडोनेशिया पहुंचाई, क्योंकि रीइंफोर्समेंट सारा वहाँ था, सेना वहाँ पे थी डचों की। और डचों ने कोई 1000-1200 सैनिकों का एक बेड़ा बटेविया से हुगली नदी की ओर भेज दिया। ठीक है, आप उसको समझिए, कहाँ, बटेविया, एक मिनट, ये यहाँ से समझ सकते हो आप, यहाँ से बेड़ा आ गया यहाँ पे, लगभग 1000 सैनिक थे डच। और जैसे ही बेड़ा हुगली नदी के तट पे आया तो उस समय मीर जाफर क्लाइव के साथ में वार्ता कर रहा था। और जब इस बात की सूचना मिली कि डच सेना जहाजी बेड़ा हुगली नदी के पास में आ चुका है, तो यहां पे गेम खेला मीर जाफर ने कहा कि मैं बात करता हूं डचों से। मीर जाफर ने डचों से बात करके वापस क्लाइव के पास गया और कहा कि डचों को हम कुछ सुविधाएं देंगे और फिर डच अपने आप चले जाएंगे, ताकि यहाँ पे डच बने रहेंगे तो मैं ब्रिटिशर्स को आराम से पराजित कर दूंगा। प्लानिंग ये चल रही थी। क्लाइव बहुत समझदार था, ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव था। क्लाइव ने एक जहाज भेजा वहाँ पे कोस्ट गार्ड पे, जो पेट्रोलिंग कर रहा था। वो जहाज जैसे ही वहाँ गया तो उन्होंने उस जहाज को कैद कर लिया। उसके बाद क्लाइव ने भी पीछे से रीइंफोर्समेंट मंगवाया, सेना आई और दोनों के बीच में नेवल वार भी हुआ। फिर नेवल वार के बाद में वेदरा स्थान है इसी चिनसुरा के पास में, वहाँ वेदरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में डच कंपनी बुरी तरह से पराजित हुई। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और धीरे धीरे डच कंपनी को स्थान खाली करने के आदेश दे दिए और 1795 तक सारे डच क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए। ये सबसे बड़ी असफलता थी डचों की। एक असफलता डचों की और भी थी और वो थी आपके ट्रावनकोर के राजा मार्तन वर्मा के समक्ष। ये फोटो मेरे पास इसी वजह से मैं लाया हूं साथ में। ये यहाँ पे ये मार्तन वर्मा है और इन्होंने किस तरह से फ्रांसिस डचों को पराजित किया है, ये बात अपन बाद में देखते हैं। पहले इस वेड्रा के युद्ध की बात कर लेते हैं, ठीक है। चिनसुरा से डच कंपनी लंबे समय तक व्यापार करती रही, ठीक है, व्यापार करती रही। बंगाल नवाब मीर जाफर ने डचों का सहयोग मांगा। एक मिनट, मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध
विरुद्ध डचों का सहयोग मांगा। इस शर्त पर, किस शर्त पर? इस शर्त पर कि बंगाल में डच आधिपत्य होगा, डच व्यापारिक आधिपत्य होगा। भाई हम आपको व्यापारिक आधिपत्य स्थापित करने देंगे, बस आप हमें मदद करो और हम दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देते हैं। ये इस शर्त पर मीर जाफर ने क्या किया, एक प्रकार से सहायता मांगी, डचों का सहयोग मांगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या हुआ। बटेविया से डच जहाजी बेड़ा हुगली नदी के पास में आया। जहाजी बेड़ा जिसमें लगभग 1500 सैनिक थे, हुगली नदी के तट पे आया, पर आया। इस समय बंगाल गवर्नर, बंगाल में कंपनी का गवर्नर क्लाइव था। गवर्नर क्लाइव था, क्लाइव था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ब्रिटिश कंपनी व डच कंपनी के मध्य युद्ध हुआ। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध से भी प्रभावित था। इसको अपन आगे समझेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध को। अभी तो कल इतना ही समझ लो आप। फ्रांसिस कंपनी में आगे डिटेल से समझना सप्तवर्षीय युद्ध। तो ब्रिटिश कंपनी व डच कंपनी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध हुआ, यह युद्ध विडेरा, या इसको आप वेडरा बोलते हैं, वेडरा, या इसको हुगली का युद्ध भी कहते हैं, चिनसुरा युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र इनके पास में आए हुए सारे। युद्ध हुआ कब? 1 से लेकर 25 नवंबर 1759 को युद्ध हुआ। इसमें डच पराजित हुए, डच पराजित हुए। ठीक है, डच पराजित हुए। अब इसके परिणाम क्या निकले? ठीक है, डच पराजित हुए और आगे देखिए आप। अब देखो 1759 में जब डच पराजित हो गए, ये डचों का आखिरी युद्ध था। ठीक है, इसके बाद भारत में डच शक्ति क्षीण होती गई। भारत में डच शक्ति, एक मिनट, परिणाम लिखते हैं ना सीधा ही। इसके निम्न परिणाम निकले, इसके निम्न परिणाम निकले। ठीक है, पहला, डच शक्ति क्षीण होती गई, भारत में क्षीण होती गई, सर जॉन सॉर ने ये गवर्नर जनरल था, ने 1795 में डचों के भारतीय क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन कर दिए। अधीन कर दिए। तो इस प्रकार आपके
डच कंपनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जो बक्सर का युद्ध लड़ेगा आगे, को बंगाल नवाब बनाया। ठीक है, तो वेडरा का युद्ध को हम कई बार कारण मानते हैं, प्लासी के परिणामों के बाद में देखते हैं उसको। तो इस तरह से ये सारी सारी घटना हुई, और इस घटना के साथ ही आप इसको ऐसे समझिए कि इनका पूरा मामला खत्म हो गया। ठीक है, और 1824 में ब्रिटेन ने मलक्का भी छीन लिया इनसे, मलक्का छीन लिया और उसके स्थान पे सुमात्रा दिया, जिसके पास कुछ था नहीं, स्थान पर सुमात्रा दे दिया। तो आप समझ सकते हो कि वेडरा का जो युद्ध था, इस युद्ध ने भारत में हॉलैंड की सत्ता को समाप्त किया, डच सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि भारत में डच सत्ता किस युद्ध के साथ में समाप्त हुई थी, तो वेडरा के युद्ध के साथ में समाप्त हुई थी। ये बात हो गई। और अंतिम बात एक और हम ले लेते हैं। एक ट्रावनकोर ऐसी रियासत थी जो कभी भी, जिनको डच पराजित नहीं कर सके, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं फिर बस। देखिए, एक युद्ध हुआ था, कोलाचेल का युद्ध, कोलाचेल युद्ध। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ? ये हुआ 10 अगस्त 1741 को। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हिंदू शासक ट्रावनकोर के हिंदू शासक, आप देख रहे हो चित्र में, हिंदू शासक मार्तंड वर्मा। ये दो पराजय जो थी ना, वेडरा की और ये मार्तंड वर्मा, 1795, डेट तो सही लिखी है ना मैंने, 1759, ठीक है। मार्तंड वर्मा ने डच गवर्नर डी लेनोए को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, तो ये मार्तंड वर्मा का भी याद रखना, इस युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यही एक क्षेत्र था जो इनके अधीन नहीं आ पाया था। ठीक है, 1741 और मार्तंड वर्मा, जिसका उत्तराधिकारी आपके रवि वर्मा हुआ ना, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे युद्ध थे जो कभी भी, यूं कहिए कि ब्रिटिशर्स जो है, डच कभी भी दो युद्ध हारे, और ये दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसमें। जितनी भी फैक्ट्री थी इनकी, ये सारी फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रियों पे जो मैन हेड बैठता था उसे फैक्टर कहते थे। ठीक है, फैक्ट्रियों का प्रमुख क्या कहलाता था? फैक्टर कहलाता था। फैक्टर कहलाता था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि किस तरह से डच कंपनी अपने व्यापारिक सिस्टम को चलाती थी और किस तरह से उसका पतन हुआ। इस पर हम बात करेंगे लास्ट में। तो व्यापार में उसकी प्रणाली तथा कंपनी के पतन के थोड़े से कारण देख लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं कंपनी का व्यापार व कार्य प्रणाली। ठीक है, हाँ, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि
व्यापार किस तरह से करती थी। तो व्यापार के लिए इन्होंने कार्टेल पद्धति अपना रखी थी। कार्टेल पद्धति, ठीक है। कार्टेल पद्धति क्या होती है, आप इसको समझना बड़ा आसान है। कार्टेल पद्धति में कोई विशेष कुछ भी नहीं है। जैसे कार्टेल पद्धति इस प्रकार से काम करती है। सबसे नीचे उत्पादक, उसके ऊपर एजेंट, जिसे हम बिचौलिया बोल सकते हैं, और सबसे ऊपर डच कंपनी, ठीक है। तो डच कंपनी क्या करती थी, इन बिचौलियों को अग्रिम पेमेंट देती थी। कंपनी क्या करती थी, अग्रिम भुगतान करती थी, और इनसे कह देती थी भाई हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और अब ये एजेंट क्या करते थे, एजेंट इनको अग्रिम भुगतान देते थे, अग्रिम भुगतान, और फिर शोषण की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अग्रिम भुगतान हमेशा कम ही होता है। और इस तरह से डच कंपनी एजेंट के माध्यम से उत्पादक वर्ग से वस्तुएं खरीद के और आगे व्यापार करती थी। इस सिस्टम को हम कार्टेल कहते हैं। ये बिचौलिए जितने भी थे, इन्होंने अपना एक कार्टेल बना रखा था। कार्टेल का मतलब होता है समूह, एक टाइप से, ठीक है। सहकार समूह कह सकते हो आप इसको। तो कार्टेल को मतलब हम क्या कह सकते हैं, समूह व्यापार कह सकते हैं, इसको सहकार कहा जा सकता है, एक दूसरे के सपोर्ट से काम करना, ठीक है। इस तरह से ये काम होता था। 1722 के अंदर नेगापट्टनम के 8 व्यापारियों के कार्टेल का एक एग्रीमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 1722 नेगापट्टनम 8 व्यापारियों का एक एग्रीमेंट भी प्राप्त हुआ जो उन्होंने डचों के साथ में किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि कार्टेल सिस्टम से काम करते थे। दूसरा क्या था इनका, सीधे तौर पे नौकरी भी देते थे। बिचौलियों की कई बार जरूरत नहीं होती थी, सीधे रोजगार भी देते थे। जैसे अगर मैं उसका एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो इन लोगों ने क्या किया था, एक रेशम चक्री स्थापित की थी, और इसमें इन्होंने कोई 3000 के आसपास भारतीयों को नियुक्त किया था, कारीगरों को नियुक्त किया था, जो कि यह देखते थे कि रेशम घटिया सप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीयों को जानकारी होती थी कि रेशम कैसा है, ठीक है। तो रेशम चक्री की स्थापना इसमें 3000 भारतीय कारीगरों को रोजगार, ठीक है। तो डायरेक्ट रोजगार दे देते थे। और रेशम चक्री में क्या होता था, रेशम चक्री का मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था आपकी रेशम की गुणवत्ता चेक करना। क्या होता है, कई बार हम भारतीय लोग इस प्रकार से गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। गुणवत्ता परीक्षण करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता था, ठीक है। तो ये लोग सीधे रोजगार भी देते थे और कार्टेल सिस्टम से भी काम करते थे। ये 2 बातें हो गई। इसके अलावा देखिए आप तीसरी बात, अब व्यापार करने का जो उनका तीसरा सिस्टम था, उसमें यह भी था कि जो कोई व्यापारी अगर चुंगी वगैरह देने में अक्षम रहता था तो उससे काम करवा दिया जाता था और काम करके उसको फ्री कर देते थे, ठीक है। तो कर देने में अक्षम लोगों को कार्य करवाया जाता था, कंपनी में कार्य करवाया जाता था, ताकि ये वो उसका टैक्स भी हो जाएगा और इसके बदले काम भी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है वस्तुओं की। किन वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से होता था, तो उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज देखिए, इसमें अगर अपन बात करें तो बंगाल से सबसे ज्यादा व्यापार करते थे ये लोग। और बंगाल से क्या जाता था, बंगाल से आयात,
निर्यात। अगर बंगाल से निर्यात की बात करें तो यहां से मुख्य तौर पर सूती कपड़ा, रेशम, ठीक है, अफीम और सीरा इत्यादि, ठीक है। इसमें देखो विद्यार्थियों, एक बात आप ध्यान रखना कि भारतीय कपड़े को निर्यात योग्य वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है, ठीक है। भारतीय कपड़े को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो ये अफीम है, अफीम को ये लोग क्या करते थे? भारत से खरीद कर जावा व चीन निर्यात करते थे। ठीक है, जावा व चीन भेज देते थे। तो ये बंगाल से वस्तुएं थी जो बाहर जाती थी। इसके साथ साथ आपके पूरे भारत से क्या था औसतन देखिए। अब भारत से व्यापार की अगर बात करें, भारत से किन किन चीज़ों का निर्यात होता था? तो भारत पूरे से मसाले होते थे, ठीक है, मसाले बाहर जाते थे। इसके साथ साथ में वापस वही अफीम, रेशम, अफीम, कपड़े, नील, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके वस्तुओं का व्यापार हम कह सकते हैं कि डच लोग करते थे और भारत से बाहर भेजते थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ कपड़े की अगर अपन बात करें तो ये बात हो गई, यहाँ पे वस्तुओं का व्यापार हो गया। इसके बाद में अगर कुछ पॉइंट्स और ऐड करें यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स और निकल कर आते हैं, जैसे कोरोमंडल तट से सर्वाधिक कपड़ा ही बाहर जाता था। तट से वस्त्र निर्यात सर्वाधिक था। सर्वाधिक वस्त्र निर्यात कौन से तट से होता था? कोरोमंडल तट से होता था। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और यहीं पर सदरसपट्टनम और पोर्टो नोवा, सदरसपट्टनम फोर्ट था ये, और पोर्टो नोवा हैदराबाद के आसपास में, ये दोनों वस्त्र केंद्र थे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन और बात करें यहाँ पे तो अफीम की निर्यात की बात हो गई, मसाले, नील, रेशम, अफीम, ठीक है, वस्तुएं सारी आ गई। तो ये था इनका व्यापार की पूरी प्रणाली। और व्यापार की प्रणाली में आप क्या याद रखोगे? एक तो कार्टेल पद्धति याद रखना, सीधे रोजगार देते थे, ये भी याद रखना। कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था, ये भी याद रखना। बढ़ोत से भी ये व्यापार करते थे कपड़ों का, बढ़ोत से भी कपड़े का व्यापार होता था, ठीक है। तो कपड़े को निर्यात योग्य वस्तु इन्होंने ही बनाया था डचों ने, और अफीम के व्यापार पे इनका प्रभुत्व था, और बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली। और अब अंत में देखते हैं कि डच कंपनी के पतन के कारण क्या थे। डच कंपनी पतन के कारण, ठीक है, पतन के कारण क्या थे? तो कारणों में कोई विशिष्ट बात तो है नहीं, फिर भी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे मेन बात ये थी कि डच सरकार अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। डच सरकार का कंपनी मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप, और इस हस्तक्षेप से क्या होता था? कंपनी स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाती थी, हर बात पूछनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। तब तक आपके ब्रिटिश कंपनी है वो अपना काम भी कर देती थी। दूसरा, मजबूत ब्रिटिश नौसेना। ब्रिटिश नौसेना इतनी मजबूत थी कि हॉलैंड वाले उसको पहुंच नहीं पा रहे थे, एक ये भी कारण था। तीसरा कारण क्या था? हाँ, अंग्रेज़ों को जो आपके सूरत और हुगली से जो व्यापार करते थे,
अब देखो, सूरत व हुगली से जो व्यापार होता था, व्यापार की एवज में सालाना 3,000 व 10,000 रुपए देने पड़ते थे, जबकि डच 2.5% देते थे, चुंगी देते थे। तो ये राशि बहुत अधिक थी, 2.5%, और इस वजह से वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। 3,000 10,000 रुपये कहाँ और कहाँ, 2.5% तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा, डचों का मेन ध्यान जो है मसाला द्वीपों पर ही था। डचों का मुख्य ध्यान स्पाइस आइलैंड पे था, मसाला द्वीपों पर था। ठीक है, बाकी हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि राजनीतिक शक्तियों का अभाव, ब्रिटेन वगैरह पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे भारत में, इनके पास ऐसी राजनीतिक शक्तियाँ नहीं थी। अगर राजनीतिक शक्तियाँ होती तो क्या पता वो अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज कर देते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो डच कंपनी के पतन के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ तो लिखे ना, खाली थोड़ी जाने देंगे। भारत में व्यापार करने वाली पहली संयुक्त पूंजी कंपनी VOC थी, क्योंकि एस्टेट जो इंडिया थी वो तो कंपनी थी नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की थी। इसको जॉइंट वेंचर के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों, डच कंपनी पूरी हो गई, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम ब्रिटिश कंपनी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।